Hi guys, welcome back to my YouTube channel UPSC or Nothing. Today we are going to discuss current affairs of 3rd of August 2020. So before wasting any further time, let's dive into the topics for the day, which are protected areas, contempt of court, Rafale jets, Barakan nuclear reactor, emergency grade line guarantee scheme, the toxic truth report, then we have got a question on international covenant on civil and political rights, then fiscal deficit, environment impact assessment 2020, then phosphor tau 217 protein. Okay. Our first question of the day is, which among the following are protected area according to Wildlife Protection Act 1972? National parks, sanctuaries, biosphere reserves, community reserves, conservation reserves. We have to tell that which among the following are included under the definition of protected areas. Alright. Our options are 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 1, 2, 4 and 5 only, 1, 2, 3, 4 and 5. Think about it. So if we look into national parks, yes, they are included under the definition of protected area. Sanctuaries are also included. Community reserves are also included. Conservation reserves are also included. But biosphere reserves are not included. This is very interesting fact. That's why I have made this question. क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व्स को होना चाहिए बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टेड एरिया बट डेफिनेशन के अंदर ये नहीं है एज यू गैस ऑल कैन सी कि डेफिनेशन जो दी हुई है यहाँ पे इसमें कहीं भी बायोस्फीयर रिजर्व मेंशन नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपने कहीं पे नोट डाउन नहीं किया हुआ है. अनदर थिंग वी शुड नो इज दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अ नेशनल पार्क एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को पता होना चाहिए. इसके पहले भी यूपीएससी ने इन पे क्वेश्चंस डिराइव कर रखे हैं, पूछ रखे हैं, तो हमको पता होना चाहिए. पहली चीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्टैब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ ओनली. जैसे कि हमें पता है टाइगर रिजर्व हो गए, एलिफेंट रिजर्व्स हो गए, तो उस तरीके से पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ के लिए होता है. नेशनल पार्क्स आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एन एंटायर इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ये बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं और इनके अंडर काफ़ी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी एग्जिस्ट करती हैं. अनदर थिंग वी शुड नो आर दैट द बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. मतलब यहाँ पे बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती हैं. नेशनल पार्क्स में फिक्स्ड होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में भी फिक्स्ड होती हैं. अनदर थिंग, यहाँ पे लेस रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, यहाँ पे मॉडरेट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, यहाँ पे हैवी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. इनका मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूडेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, अलाउड है. नेशनल पार्क्स में ह्यूमन एक्टिविटी नॉट अलाउड है और बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन एक्टिविटी नॉट अलाउड इन कोर एरियाज. तो हमको पता होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कोर, बफर और ट्रांजिशन या आउटर जोन होता है एक, है ना. तो इन दो में अलाउड है, कोर में अलाउड नहीं है. अनदर थिंग हमको जो देखने वाली बात है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये IUCN के अकॉर्डिंग कैटेगरी 4 में प्रोटेक्टेड है. उसी तरह नेशनल पार्क्स कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड है. बायोस्फीयर रिजर्व्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को के अंडर प्रोटेक्टेड और रिकॉग्नाइज किया जाता है ना. नेशनल पार्क्स में कटिंग ऑफ ट्रीज भी अलाउड नहीं है, कटिंग ऑफ ट्रीज नॉट अलाउड. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व्स कई बार इस्टेब्लिश होते हैं ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन सही करने के लिए. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ? Our statements are: it is a concept that seeks to protect judicial institutions from motivated attacks and unwarranted criticism, and a legal mechanism to punish those who lower its authority. Second, it is one of the restrictions on freedom of speech and expression under the Indian Constitution. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. सोचिए इनके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं. अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो ये बिल्कुल सही है कि ये बनाया गया है ताकि हम लोग कोर्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और उन लोगों को पनिश कर सकें जो उसकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हैं. सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है सी, बोथ 1 and 2. अगर हम यहाँ पे देखें कि सेकंड ऑप्शन के लिए कि यहाँ पे देखिए ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कुछ मैंशनड है जो आर्टिकल 19 के अंडर है. तो इसमें देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इंक्लूडेड है, तो ये हमको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अनदर थिंग वी शुड नो अबाउट
Contempt law is that it is a common law principle which was originated in England. Then it is of two types, civil and criminal. Civil होता है जब willful disobedience होता है कोर्ट ऑर्डर या कोर्ट जजमेंट का. क्रिमिनल तीन फॉर्म में होता है, व्हेन अ पर्सन स्कैंडलाइजेस और लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, किसी वर्ड के थ्रू, साइन के थ्रू या एक्शन के थ्रू. अनदर, इफ अ पर्सन इंटरफेयर विद प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट. देन थर्ड, इफ एनी पर्सन इंटरफेयर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो इन तीन केसेस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी भी पर्सन के अगेंस्ट इशू हो सकती हैं. ठीक है. अनदर थिंग वी शुड नो इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल में भी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट के अंडर पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए. 215 में हाई कोर्ट के पास पावर है. देन वी हैव आल्सो गॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 which was also amended in 2006 to include truth as a valid defense. मतलब अगर आप बिल्कुल फेयर और ट्रू प्रोसीडिंग्स के बारे में पब्लिश कर रहे हो, उसको दिखा रहे हो, उसमें फेयर कमेंट कर रहे हो, तो इसके लिए आपको कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी. इट कैन बी अ वैलिड डिफेंस अगेंस्ट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स. ऑलराइट. फिर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट राफेल फाइटर जेट्स. आजकल काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया ने एक्वायर कर रखे हैं, 5 जेट्स इंडिया में एंटर हो चुके हैं, मतलब इंडिया के बाद आ चुके हैं. ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन है. तो जिसके स्टेटमेंट्स हैं, इट इज़ अ फ्रेंच सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. सेकंड, इट इज़ डिजाइंड एंड बिल्ट बाय डसॉल्ट एविएशन. थर्ड, इट हैज़ द एबिलिटी टू ऑपरेट फ्रॉम बोथ एन एयरक्राफ्ट कैरियर एंड अ शोर बेस. ठीक है. और ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, एंड ऑल ऑफ द अबव. Think about it and we shall discuss it. Okay, moving on to our first statement. It is a French single engine multi-role combat aircraft. ये तो सही है कि ये फ्रेंच है, मल्टी रोल भी है, बट दिस इज रॉन्ग. इट इज नॉट सिंगल इंजन, इट इज ट्विन इंजन. हमको एक एक चीज, एक एक वर्ड पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए. ठीक है. अनदर स्टेटमेंट, इट इज डिजाइंड एंड बिल्ड बाय डसॉल्ट एविएशन. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. Then third, it has the ability to operate from both an aircraft carrier and a shore base. This is also correct. So our right option is 2 and 3, which is option C. कुछ इसके बारे में देख लेते हैं. देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें इसकी टॉप स्पीड बताई गई है, मैक्सिमम वेट बताया गया है, इसकी रेंज कितनी है. देन इंडिया में जो आए हैं उसमें कुछ कन्फिग्रेशन हुए हैं, मतलब 3 सिंगल सीट आए हैं और 2 ट्विन सीट आए हैं. देन another thing that it is capable of ground support, aerial reconnaissance, in-depth strikes, interception, nuclear deterrence. You know, it's a multi-role combat fighter jet. All right. Another interesting fact is that it can reach almost double the speed of sound. यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्पीड ऑफ साउंड में है, मतलब इट कैन रीच अप टू स्पीड ऑफ साउंड, तो ऐसा नहीं, इट कैन रीच अप टू डबल द स्पीड ऑफ साउंड. देन इसकी जो मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ हैं, दैट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक्स, जो हमने पढ़ी लिया यहाँ पे. देन इट हैज़ गॉट वाइड रेंज ऑफ वेपन्स, और इसमें 14 वेपन्स सिस्टम्स तक माउंट हो सकते हैं. 14 वेपन सिस्टम्स एक साथ माउंट हो सकते हैं. देन इसके जो वेपन्स हैं वो है मीटियोर मिसाइल्स, स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, माइका वेपन सिस्टम. मीटियोर मिसाइल्स आर बियॉन्ड विजुअल रेंज, 150 किलोमीटर रेंज मिसाइल. ये एयर टू एयर मिसाइल है. स्कैल्प क्रूज मिसाइल, ये भी एयर टू एयर है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर्स तक की है. और माइका वेपन सिस्टम, ये भी शॉर्ट से मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है. एंड इट कम्स विथ रेडार सीकर. तो ये काफ़ी हाईटेक डिवाइसेस और वेपन्स हैं जिसके साथ ये लेस होकर आता है. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बराका द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्टेड बाय विच कंट्री. अरब वर्ल्ड का भी पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब रिएक्टर है जिसकी फर्स्ट यूनिट क्रिटिकल पॉइंट में रीच हो चुकी है. इसकी वजह से ये क्वेश्चन, ये टॉपिक न्यूज़ में था. तो अपने ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर एंड कुवैत. थिंक अबाउट इट, ट्राई टू आंसर इट, देन वी विल डिस्कस इट. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज यूएई. तो क्या है कि जो ये बराका है ये यूएई में सिचुएटेड है. और दूसरी चीज़ है कि ये कतर के बहुत पास है. अगर आप मैप में इसको खोल के देखोगे तो आपको ये कतर के पास मिलेगा. इसमें 4 यूनिट्स हैं और 4 में से पहला जो यूनिट है वो क्रिटिकलिटी पॉइंट में पहुंच चुका है, इसलिए न्यूज़ में था. अनदर थिंग वी शुड नो अबाउट दिस इज दैट कि ये अरब वर्ल्ड का सबसे पहला रिएक्टर है और इसको आपको पता ही कि कतर के पास है, तो उसने स्ट्रांगली अपोज किया है, वो हॉस्टाइल हो रखा है इस न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए. अनदर थिंग वी शुड नो इज दैट a nuclear reactor is said to be critical when the nuclear fuel inside a reactor sustains a fission chain reaction. Criticality में तब पहुंचता है जब उसके अंदर एक fission chain reaction sustain stage में पहुंच जाता है. ठीक है. Then each fission reaction releases a sufficient number of neutrons
to sustain a series of reactions. फिर heat produce होती है इस event में, which is used to generate steam that spins a turbine to create electricity. Another thing we should know is that baraka मतलब blessing होता है Arabic में, और जो ये reactor है, it is a 1400 megawatt heavy heavy pressurized reactor. तो ये हमको पता होना चाहिए. और दूसरी चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि इट इज़ अ कंसोर्टियम, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कंसोर्टियम ऑफ कंपनीज लेड बाय कोरियन कंपनी एक उसके द्वारा लेड हो रही है. ठीक है. देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. ठीक है. आवर स्टेटमेंट्स आर द स्कीम वॉज रोल्ड आउट एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर पैकेज इन रिस्पॉन्स टू द COVID-19 crisis. Second, MSMEs which have an annual turnover up to 50 crores and with outstanding loans of up to 10 crores are eligible for the facility. क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हम बाद में देखेंगे. Our options are one only, two only, both one and two, none of the above. Think about it, then we will discuss it. Okay. Moving on to our first statement. The scheme was rolled out as a part of Atmanirbhar package. This statement is absolutely right. Then second, MSME which have an annual turnover up to 50 crores and with outstanding loans up to 10 crores are eligible. This statement is wrong because यहाँ numbers मैंने गलत दे रखे हैं. ये 50 नहीं है, ये 100 crores है, और ये 10 crores नहीं है, ये 25 crores है. इस तरह की चीज़ों में यूपीएससी हमेशा गेम खेलता है, तो हमको ये चीज़ें बहुत ध्यान से पता होना चाहिए, नंबर्स एग्जैक्टली. ठीक है. इसके बारे में और देख लेते हैं. देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, ये इसलिए न्यूज़ में क्योंकि क्रेडिट गारंटी एक्सटेंडेड टू लार्जर फर्म्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक है. इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि ये अभी द स्कीम हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू कवर एंटरप्राइजेस विद अ टर्नओवर अप टू 250 करोड़. अभी तक सिर्फ 100 करोड़ वाले एसएमईज को मिल रहा था, एमएसएमईज को मिल रहा था, बट अब ये 250 करोड़ वाले को मिलेगा, और जिसकी आउटस्टैंडिंग लोन्स अप टू 50 करोड़ है. पहले 100 करोड़ और 25 करोड़ तक का था, अब हो गया है 250 करोड़ और 50 करोड़. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड बेनिफिशरीज विच आर प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स, CAs as well as self-employed people. ठीक है. Another thing we should know is that this scheme would be applicable to on loans sanctioned under GECL during the period from the date of announcement of the scheme. मतलब ये 31st October तक होगा till an amount of 3 lakh crore is sanctioned under the GECL which is earlier. बेसिकली देखिए ये स्कीम है क्या. इसमें एक तो पहली चीज़ 100% क्रेडिट गारंटी है. मतलब बेसिकली ये है क्या कि जो भी बैंक्स और NBFCs और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन देंगे इन लोगों को जो भी एलिजिबल हैं, तो उनके लिए अगर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट दे रही है. उसके लिए गवर्नमेंट ने 41,600 करोड़ का एक फंड बनाया हुआ है, 100% गारंटीड है. ठीक है. तो इन चीज़ों के लिए ये चीज़ है. मतलब अगर वहाँ पे कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट पूरा रीपे करेगी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. ठीक है. अनदर थिंग इज़ दैट द क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन. फिर जो टेनोर ऑफ द लोन अंडर स्कीम वो 4 साल का है विद अ मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट. फिर इंटरेस्ट रेट्स हैं जो लोन पे वो हैं 9.25% फॉर बैंक्स एंड 14% फॉर NBFCs एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ऑलराइट. So moving on to our next question. Recently, a report, The Toxic Truth, Children's Exposure to Lead Pollution was released by UNICEF, WHO, UNESCO, none of the above. अभी एक रिपोर्ट आई है टॉक्सिक ट्रुथ को लेके जिसमें लेड पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन के बारे में बताया गया है. तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया, सोचिए. तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज यूनिसेफ. यूनिसेफ ने अभी नई रिपोर्ट लॉन्च की है. प्योर अर्थ एक NGO है, उसके साथ मिलके it says that around 1 in 3 children have blood lead levels at or above 5 micrograms per deciliter. मतलब आप बता रहे देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है. अनदर थिंग कि जो ये बच्चे हैं मतलब एटलीस्ट 8 बिलियन चिल्ड्रन हैं जिनके बारे में ये हुआ है स्टडी, और उसमें से मोर देन हाफ साउथ एशिया में है. मतलब साउथ एशिया जहाँ पे इंडिया भी है. आपको पता होना चाहिए कि इतना लेड कंटेमिनेशन है चाइल्ड के ब्लड लेवल्स में, चिल्ड्रन के ब्लड लेवल्स में. फिर हमको लेड के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट इसके बारे में आई है. लेड इज़ अ पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन दैट कॉजेज इरेपरेबल हार्म टू चिल्ड्रंस ब्रेन. देखिए सर, इट इज़ वन ऑफ द कॉमन डिजीजेज ऑफ टॉक्सिक एनवायरमेंट ओरिजिन एंड अकाउंट फॉर 0.6% ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेज. It is used in many industries like acid batteries, paints, stained glass, pigments, ceramics, jewelry, etc. Various
हेल्थ इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके वो, और चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर को बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करता है, बेसिकली जो 5 साल से कम के होते हैं। फिर ड्रिंकिंग वाटर में लेड बहुत पाया जाता है बिकॉज इट इज सप्लाइड थ्रू लेड पाइप्स एंड पाइप जॉइंट थ्रू लेड सोल्डर्स। फिर टू मच लेड कैन डैमेज वेरियस सिस्टम्स ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग नर्वस सिस्टम, reproductive system, kidneys. It can cause high blood pressure and anemia. Then another thing is that high blood levels in children can cause consequences which may be irreversible. मतलब एक बार हो जाए तो उसको मतलब वापस पाना उस कंडीशन को बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो एडवर्स अफेक्ट्स जो पड़ेंगे वो हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज चिल्ड्रन में, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, मेंटल रिटार्डेशन। फिर एक चीज़ है कि वायलेंट हो जाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं लेड कंटामिनेशन के। ठीक है, इट कैन ऑल्सो कॉज कन्वल्शंस, कोमा एंड डेथ। देन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड लेड कंटेंट इन वाटर टू नॉट एक्सीड 50 पार्ट्स पर बिलियन। वही WHO ने इसका जो रखा है वो 5 ppb है, और इंडिया में जो BIS है उसने 50 पार्ट्स पर बिलियन रखा है। तो ये कुछ चीज़ें जो हम लोग को लेड के बारे में पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना है, यहाँ पे इनकरेक्ट देखना है। हमेशा हम लोग ध्यान रखना चाहिए कि करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। और स्टेटमेंट्स आर, it is a multilateral treaty adopted by UN General Assembly resolution. Then second, certain rights enshrined in ICCPR are mentioned in the Constitution of India. Third, India has signed the treaty but not yet ratified it. Our options are 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, and 3 only. Think about it. अगर हम अपना पहला स्टेटमेंट देखें, it is a multilateral treaty adopted by UN General Assembly resolution. It is absolutely correct option. Second, certain rights enshrined in ICCPR and mentioned in the Constitution of India. This is also correct. Then India has signed the treaty but not yet ratified it. This is wrong. क्यों? क्योंकि इंडिया ने साइन भी कर दिया है, रेटिफाई भी कर दिया है। अगर आप इससे देखें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसका मतलब कि रेटिफाई कर दिया है ना। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो अपना जो इसमें ऑप्शन हो जाता है वो है डी। और चीज़ें जान लेते हैं ICCPR के बारे में। ठीक है, it was adopted in 1966 and became effective in 1976. Then it is monitored by UN Human Rights Committee. UN की Human Rights Committee है. It is a separate body from UN Human Rights Commission. उससे अलग है ये कमिटी, तो ये इसको मॉनिटर करती है. Then the covenant commits its parties to respect the civil and political rights of individuals, including the right to life. देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फ्रीडम ऑफ असेंबली भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये सब चीज़ें इंश्राइंड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी। ठीक है, देन इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स along with international covenant on economic, social and cultural rights and the universal declaration of human rights. तो ये इंटरनेशनल बिल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी पार्ट है। देन कुछ चीज़ें ये न्यूज़ में क्यों था वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली UN ह्यूमन राइट्स कमेटी ने जो इसका फ्रीडम ऑफ असेंबली वाला जो पार्ट है इसको फिर से री इंटरप्रेट किया है। उससे रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस और ऑब्जर्वेशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इट इज़ द फंडामेंटल ह्यूमन राइट फॉर पीपल टू गैदर टू सेलिब्रेट और टू एयर ग्रीवेंसेस इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट स्पेसेस। मतलब पब्लिक में ही नहीं, प्राइवेट स्पेसेस में भी, आउटडोर्स, इंडोर्स और ऑनलाइन कहीं भी हम अपना ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं असेंबली होके। उसमें कुछ भी वायलेट नहीं है किसी भी गवर्नमेंट लॉ का या किसी भी कंट्री के लॉ का। अनदर थिंग, एवरीवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, फॉरेन नेशनल्स, वुमेन, माइग्रेंट वर्कर्स, असाइलम सीकर्स, रेफ्यूजीज कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ पीसफुल असेंबली। मतलब इन सब के पास भी ये राइट्स है, ऐसा नहीं सिर्फ सिटीजन्स के पास है। गवर्नमेंट्स कुड नॉट प्रोहिबिट प्रोटेस्ट बाय मेकिंग जनरलाइज रेफरेंसेस। कई बार होता है कि जनरलाइज रेफरेंसेस करके कि पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक सेफ्टी के लिए है, और गवर्नमेंट पीसफुल असेंबली को रोक देती है। जैसे अभी कश्मीर में भी हुआ था कि इंटरनेट बैन हो गया था, है ना, कई जगह। इन सब चीज़ों के लिए भी बोला गया है। इन एडिशन गवर्नमेंट्स कैन नॉट ब्लॉक इंटरनेट नेटवर्क, देखिए भाई अभी हमने डिस्कस किया, एंड क्लोज डाउन एनी वेबसाइट बिकॉज ऑफ देयर रोल्स इन ऑर्गेनाइजिंग और सोलिसिटिंग अ पीसफुल असेंबली। इट ऑल्सो स्ट्रेस्ड द राइट्स ऑफ जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। तो सबके बारे में यहाँ बोला गया है और री इंटरप्रेट किया गया है कि पीसफुल असेंबली किस तरीके से हो सकती है और किन किन लोगों के पास इसके राइट्स हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट फिजिकल डेफिसिट। ये आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली 80% से ज़्यादा हमारा फिजिकल डेफिसिट राइज हो चुका है पिछले लास्ट 4 क्वार्टर्स में, इसलिए न्यूज़ में था ये टॉपिक। तो हम इसके बारे में स्टेटमेंट्स देख लेते हैं।
पहला है, इट इज़ द टोटल डेट accumulated ओवर years ऑफ डेफिसिट स्पेंडिंग. Second, if the fiscal deficit ratio is too high, it implies that there is a lesser amount of money left in the market for private entrepreneurs and businesses to borrow. Our options are one only, two only, both one and two, none of the above. Okay. अगर हम पहला देखें कि it is the total debt accumulated over years of deficit spending, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. अभी देखेंगे क्यों है. सेकेंड, if the fiscal deficit ratio is too high, it implies that there is less amount of money left in the market for private entrepreneurs and businesses to borrow. This is absolutely right. Our right option is B, which is two only. अब यहाँ पे जो ये लिखा है, it is the total debt accumulated over years of deficit spending, ये fiscal deficit नहीं है, ये physical debt है. इसकी definition है. There's a difference between fiscal deficit एंड फिजिकल डेट. तो ये हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. देखते हैं इसके बारे में. देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर. मतलब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का जो डिफरेंस होता है वो फिजिकल डेफिसिट होता है. फिर इन अदर वर्ड्स, फिजिकल डेफिसिट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट. मतलब हमेशा ही नेगेटिव में नहीं होता है. मतलब नेगेटिव में होता है मतलब कि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं स्पेंड करने के लिए, लेकिन हमेशा उनसे ज़्यादा ही स्पेंड करने के लिए बजट में होता है. तो वहाँ वो चीज़ कहाँ से गवर्नमेंट लाएगी, वो पैसा कहाँ से लाएगी, वो ये रिफ्लेक्ट करता है. मतलब गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग. अनदर थिंग इज इन द इकोनॉमी, जैसे लिखा है लिमिटेड पूल इन्वेस्टमेंट सेविंग्स होते हैं. दीज सेविंग्स आर यूज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स टू लेंड टू प्राइवेट बिजनेसेस. फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपन ने देख ही लिया. इफ द फिजिकल डेफिसिट रेशियो इज टू हाई, इट इम्प्लाइज दैट देयर इज अ लेसर अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट इन द मार्केट फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू बोरो एंड बिजनेसेस टू बोरो. लेसर अमाउंट ऑफ मनी इन टर्न लीड्स टू हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. मतलब अगर मनी कम होगा तो इंटरेस्ट रेट्स हाई हो जाएंगे. सो हाई फिजिकल डेफिसिट मीन्स हाई बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, विच इन टर्न मीन्स हायर इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. देन फिजिकल डेफिसिट टारगेट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या टारगेट है. ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है, नहीं. इसको गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए FRBM एक्ट के अंदर एक टारगेट सेट किया हुआ है, विच इज़ 3% ऑफ द GDP, which is up to 31st March 2020, which is subsequently gonna be 2.8% of GDP till 2020 to 2021, then till and 2.5% till 2023. मतलब ये टारगेट्स हैं कि गवर्नमेंट को जो मेंटेन करने चाहिए. मतलब 3% 2020 तक के लिए दिया गया था. हमको टारगेट था कि 2.8% हमें 2021 के अंदर तक करना है, 2.5 करना है 2023 तक. बट रिसेंटली हमको लगता नहीं कि ये चीज़ होने वाली है. बट हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि FRBM के अंदर क्या है ना, टारगेट्स. सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020. अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि क्या हुआ है कि जो रिप्लाइज थे जो गवर्नमेंट का जो ये ड्राफ्ट है बेसिकली, ये अभी तक सिर्फ 3 लैंग्वेजेस में निकला है. सिर्फ 3 गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने सिर्फ ये ड्राफ्ट को क्या कहते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांजिशन करके भेजा है. जबकि 22 लैंग्वेजेस जो शेड्यूल 8 के अंडर हैं उनमें सब में होना चाहिए था, बट सिर्फ 3 में ही हुआ है अभी तक इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. तो इसलिए ये न्यूज़ में था. तो स्टेटमेंट्स हैं, द न्यू ड्राफ्ट अलाउज फॉर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट्स. Second, the draft notification provides for a reduction of the time period from 30 days to 15 days for the public to submit their responses during a public hearing for any application seeking environmental clearance. Third, the new draft requires the promoter to submit a report every 6 months. ठीक है. Our options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. तो सोचिए इसके बारे में. ओके. फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि द न्यू ड्राफ्ट अलाउज फॉर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट्स. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मतलब कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बाद भी वो EIA के अंडर में अप्रूवल ले सकते हैं. इसका मतलब होता है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. स्टार्ट होने से पहले नहीं, स्टार्ट होने के बाद. ठीक है. देन सेकंड ऑप्शन, द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रोवाइड फॉर रिडक्शन ऑफ द टाइम पीरियड फ्रॉम 30 to 15 days. ये गलत है, क्योंकि 30 डेज से अभी 20 डेज हुआ है, ना कि 15 डेज, है ना. तो यहाँ पे ये गलत था. देन थर्ड, द न्यू ड्राफ्ट रिक्वायर्स द प्रोमोटर टू सबमिट अ रिपोर्ट एवरी 6 months. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. क्यों? बिकॉज जो ये 6 months है, ये पुरानी नोटिफिकेशन विच इज़ EIA 2006, उसके अंडर में था कि हमको साल में 2 बार रिपोर्ट भेजनी होती थी
बट अभी क्या हो गया, ये वंस इन अ ईयर हो गया है, 6 मंथ में नहीं है, अब सिर्फ एक साल में, मतलब साल में एक बार भेजना है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन है वो वन ओनली सही हो जाता है। और इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो EIA 2020 में प्रपोज्ड हैं, विचार पोस्ट फैक्टो अप्रेजल, वो मैंने बता ही दिया कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद प्रपोजल मतलब अप्रूव होने के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। देन वी हैव गॉट पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस पीरियड, विच इज़ रिड्यूस टू 40 डे, मतलब कंसल्ट करने का जो दिन है वो 40 दिन के लिए रिड्यूस हो गया है। फिर जो उसमें पब्लिक को रिस्पॉन्स भेजना होता है वो भी अपन ने डिस्कस कर रखा है कि 20 दिन का हो गया है, जो पहले 30 डेज था। देन थर्ड, कंप्लाइंस रिपोर्ट, ये भी अभी हमने देख लिया कि पहले 6 मंथ्स में एक बार भेजना होता था, अब वंस इन ईयर भेजना है। देन गवर्नमेंट गेट्स पावर टू कैटेगराइज अ प्रोजेक्ट एज स्ट्रैटेजिक, मतलब इसमें गवर्नमेंट के पास पावर हो गई कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक कैटेगरी में डाल सकती है। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं की जाएगी, इसका मतलब होगा स्ट्रैटेजिक का मतलब ये है, ठीक है। देन वी हैव गॉट सुमोटो रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशंस ओनली बाय प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी, अप्रेजल कमेटी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब जो रिपोर्टिंग होती है वायलेशंस की किसी भी एनवायरनमेंट उसको लेके, तो उसका जो सो मोटो रिपोर्टिंग होगी वो अब हर कोई नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही कर पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अप टू 1,50,000 स्क्वायर मीटर्स, मतलब कि जो न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जिनका एरिया इतना है 1,50,000 स्क्वायर मीटर्स, उनके लिए कोई भी डिटेल स्क्रूटिनी नहीं की जाएगी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, और ना ही उसके लिए कोई EIA स्टडीज़ कंडक्ट की जाएंगी, ना ही कोई पब्लिक कंसल्टेशंस होंगे। 2006 नोटिफिकेशन के अंदर ये एरिया 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, तो ये भी रिड्यूस हो गया 1,50,000 हो गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे EIA नोटिफिकेशन 2020 के। Okay, moving on to our last question of the day, which is phosphor tau 217 protein has been in news recently, is related to which disease? ठीक है, our options are hepatitis, Alzheimer, tuberculosis and malaria. Think about it, फिर डिस्कस करते हैं। So our correct option in this is Alzheimer. अभी रिसेंटली एक नई स्टडी निकली है जिसमें बताया गया है कि अ न्यू ब्लड टेस्ट में हेल्प डिटेक्ट अल्जाइमर्स डिसीज 20 years बिफोर ऑनसेट ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है। मतलब 20 साल पहले ही अब हमें पता चल जाएगा कि किसी पर्सन को अल्जाइमर है कि नहीं है। नाउ व्हाट इज अल्जाइमर? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिमेंशिया जो इम्पैक्ट करता है हमारी मेमोरी को, थिंकिंग को और बिहेवियर को, ठीक है, ये चीज़। अनदर थिंग इज दैट इट कॉजेज प्रॉब्लम विद नर्व सेल्स, मतलब ये नर्व सेल्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? वो दो तरीके से होता है, ड्यू टू, एक प्लैक्स होता है, एक टैंगल्स होता है। प्लैक्स क्या होते हैं? बेसिकली these are deposit of protein fragments which are called beta amyloids between nerve cells। तो ये प्लेक्स बेसिकली एक प्रोटीन फ्रैगमेंट होते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये नर्व सेल है, ठीक है, ये नर्व सेल्स है, इनके बीच में ये स्पेसेस हैं, ये देख रहा है। तो ये जो जम जाता है इनको प्लेक्स कहते हैं। एक तो इनकी वजह से अल्जाइमर होता है, दूसरा टैंगल्स की वजह से होता है। टैंगल क्या है? इट इज़ अ ट्विस्टेड फाइबर ऑफ प्रोटीन्स इनसाइड नर्व सेल्स। ये जैसे नर्व सेल है तो ये इनसाइड होते हैं, ये प्लेक्स बीच में होते हैं और टैंगल्स अंदर ही होते हैं उसके, ठीक है। तो ये दो चीज़ों की वजह से नर्व सेल में प्रॉब्लम्स आती हैं और जिसकी वजह से ये आपका अल्जाइमर डिसीज होता है। ऑलराइट, इसी में देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ हुई है। इन द न्यू स्टडी द फॉस्फर टाउ 17 प्रोटीन फाउंड इन द टैंगल्स, ये टैंगल्स में फाउंड होता है, विच कैन विच कुड बी एन एक्यूरेट इंडिकेटर इन लिविंग पीपल, मतलब ये एज अ इंडिकेटर है, मतलब ये हमें बताया गया कि किसी पर्सन में अल्जाइमर है कि नहीं 20 years प्रायर। तो एक नई स्टडी है, ब्रेक थ्रू है, इसलिए हमने इस डिजीज़ के बारे में पढ़ा जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो and discussion. Thank you guys, and please, before leaving this video, please do like, comment and subscribe to this YouTube channel. We would really appreciate it. Thank you.